नमस्कार दोस्तों। अर्निंग सीजन चल रहा है। इसमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जो छोटे लेकिन असरदार नतीजों के नाम होते हैं। गुरुवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यह दिन उन दिग्गज कंपनियों का रहा जिन्होंने एक के बाद एक ऐसे नतीजे पेश किए जो पूरे बाजार की चर्चा रही, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। आइए उन कंपनियों के बारे में जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है टाटा स्टील। इस कंपनी के क्वार्टरली नतीजा सबसे बड़ा आंकड़ा उसके वित्तीय नतीजे नहीं बल्कि बोर्ड की ओर से मंजूर किया गया 33,873 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश यानी कैपेक्स रहा है। इस निवेश से कंपनी अपनी स्टील उत्पादन क्षमता 4.8 मिलियन टन का विस्तार करेगी। तिमाही नतीजे भी मजबूत रहे हैं कंपनी के। इसका शुद्ध मुनाफा लगभग 12% बढ़ा है, जबकि कंपनी का राजस्व यानी रिवेन्यू 14% से अधिक बढ़ा है, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रहा है। हालांकि एबिटा मार्जिन में हल्की गिरावट आई है और साधारण एक्सेप्शनल नुकसान पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा है। इसके बावजूद इतना बड़ा कैपेक्स निवेश कंपनी की दीर्घकालिक यानी लंबे समय के डेवलपमेंट रणनीति को नई दिशा देता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। आप इस पे नज़र रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है हमारी वेदांता। वेदांता ग्रुप में भी काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी। यह तिमाही खास रही है इस कंपनी के लिए, क्योंकि डीमर्जर पूरा होने के बाद यह उसका पहला तिमाही रिजल्ट रहा था। शुरुआत सकारात्मक रही और कंपनी का रेवेन्यू जो था वो काफ़ी मामूली गिरावट के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन में सुधार हुआ है। जिंक, कॉपर, फ्लोरोक्रोम जैसे कारोबार ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि कर्ज का बोझ घटने से इन्वेस्टर का भरोसा और मजबूत हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा है और जून की तिमाही में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले वर्ष की तुलना में 23% बढ़ा है और अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा है। किसी बड़े सरप्राइज के बिना भी इन्वेस्टर्स ने कंपनी की निरंतरता को सराहा है और शेयर में 3% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो इसने भी बताया है कि कंपनी की जो कोर इनकम है वो 23% उसमें बढ़त देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी भी मजबूत हुई है। कंपनी ने संभावित जोखिमों को देखते हुए आंतरिक प्रावधान यानी बफर प्रोविजन भी बनाया है। यदि इस अतिरिक्त प्रावधान को अलग कर दें तो वास्तविक लोन लॉस प्रावधान काफ़ी कम दिखाई देता है। स्विगी ने भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी का शुद्ध घाटा जो है अनुमान से अधिक कम हुआ है, क्योंकि क्विक कॉमर्स कारोबार में नुकसान लगातार कम हो रहा है। टोटल रेवेन्यू 34% कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि फूड डिलीवरी कारोबार में ऑर्डर वैल्यू की वृद्धि बाजार की अपेक्षा से थोड़ी कम रही है। हर बड़ी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। हुंडई मोटर इंडिया का नेट प्रॉफिट 35% गिरा है, जबकि इसका रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा, स्थिर रहा है और मार्जिन में तेज गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने यह भी कहा है कि नई एंड ऑफ लाइफ व्हीकल नीति का उस पर कितना वित्तीय असर पड़ेगा इसका अभी आकलन नहीं किया जा सकता। मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप में बदलाव ने भी इस तिमाही को कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कुछ अन्य कंपनियों ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं, जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज कंपनी के 5% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी का मुनाफा 28% बढ़ा है। ऑटो ओईएम कारोबार में लगातार तीसरी तिमाही में 25% से अधिक की ग्रोथ देखी गई है
और कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अविक रॉय, उन्होंने कहा है कि कंपनी की बेंगलुरु स्थित गीगा फैक्ट्री में वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान रेवेन्यू आना शुरू होने की उम्मीद है। तो ये काफ़ी अच्छी कमेंट्री देखने को मिली है। मज़गान डॉक्स का शिप बिल्डर्स का मजबूत प्रदर्शन रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 21% से अधिक बढ़ा है, जबकि एबिटा में लगभग 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही एबिटा मार्जिन 15% से अधिक पहुंच गया है। अगर IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी लोन बुक मार्च तिमाही की तुलना में थोड़ी घटी है, लेकिन कंपनी का NPA 0 पर बना रहा है। कंपनी के चेयरमैन ने इसे रेवेन्यू, नेटवर्थ और लाभ प्रदाता के लिहाज से अब तक की सबसे मजबूत तिमाही बताया है। इसका जो श्रेय है कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन रणनीति को दिया है। गिलेट इंडिया की अगर बात करें तो इसका रेवेन्यू दोहरे यानी डबल डिजिट में बढ़ा है और मुनाफा लगभग 10% बढ़ा है। इसके बावजूद कंपनी दबाव में देखने को मिली। एबिटा मार्जिन 29% से ज़्यादा घटकर 29.7% से घटकर 29% पे रह गया है, जिसे बाजार की नकारात्मक प्रक्रिया की मुख्य वजह माना जा रहा है। कंपनी का जो है इस वर्ष 5% दबाव में देखने को मिली है। डाबर इंडियन में भी कुछ चीज़ें देखने को मिली है। कंपनी के जो CEO हैं मोहित मल्होत्रा, उन्होंने कंपनी को पूरे फाइनेंशियल ईयर 2027 में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद जताई है। कंपनी प्राइसिंग और वॉल्यूम के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मार्जिन में सुधार करेगी। साथ ही साथ प्रीमियम जो प्रोडक्ट हैं और जो रूरल मार्केट है, ई-कॉमर्स कंपनी की प्रमुख रणनीति बने रहेंगे। एशियन पेंट्स की अगर बातें करें तो इसके प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमित सिंघल ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ और 18 से 20% मार्जिन का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि ग्रामीण मांग में सुधार और B2B कारोबार की मजबूती से कंपनी को फायदा मिलेगा। लीड्स हैं। इसके रमानी दाथी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की दूसरी छमाही में भर्ती गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डिजिटल स्किल्स वाले पेशेवरों की मांग बाकी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक तेजी बनी हुई है। तो ये कुछ अपडेट था, खबरें थी, कुछ बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।